आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे डेली करंट कवर करेंगे 8 और 9 जून का। थोड़ा वीडियो लेट हो रहा है, उसके लिए माफ़ करना। और ये जो भी कंटेंट है माइंड मैपिंग पढ़ते हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं मुझे उनको पता होगा। और विदाउट वेस्टिंग इंडिया में पहले नेशनल अफेयर्स को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेशनल अफेयर पहला न्यूज़ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक नया टैक्स सिस्टम। अब नया टैक्स सिस्टम क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले जब भी वोटिंग होती थी तो उस केस में जो भी ऑफिसर्स रहते थे उनको बार बार मैनुअली जो है एंट्री करनी पड़ती थी, कितने जो है लोग इस पोल में आए हैं, ठीक है। तो जो भी पोलिंग स्टेशन रहता है उसमें कितने लोग आए हैं उसका अपडेट हर 2-2 घंटे में देना पड़ता था। लेकिन अब बोला गया कि इसको जो है ऑटोमेटिक किया गया, रियल टाइम अपडेट देने के लिए इसको ऑटोमेटिक किया गया। तो वो पूरा न्यूज़ क्या है इसको हम थोड़ा बहुत कवर करता है, ठीक है। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया टैक्स सिस्टम, टैक्स बेस्ड सिस्टम। और ये एक तरह से प्रोवाइड करेगा रियल टाइम अपडेट ऑन अप्रॉक्सिमेटिक कितने जो है वोटर टर्न आउट हुए हैं, कितने जो है वोटर आए हैं, वो जो है बताने का काम करने वाला है। ये रिप्लेस करेगा जो पुराना जो मैनुअल प्रोसेस था उसको, और इसके साथ ही जो है रिपोर्टिंग में जो डिले होती थी उसको भी रिड्यूस करने का काम करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पुराना जो मैनुअल प्रोसेस था वो कॉल ऐप या तो मैसेज के थ्रू जो है बताया जाता था प्रिसीडिंग ऑफिसर को, ठीक है। और अब जो है इसको रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। पूरा डिटेल में बढ़े क्या चीज़ है तो आपको इस टेबल में दिखेगा पूरा डिटेल कि पहले जो रूल था कि मैनुअली एंटर करनी पड़ती थी फ़ोन या एसएमएस के थ्रू, और अब जो है रियल टाइम अपडेट हो जाएगा। और पहले क्या था कि डेटा जो है हर 2 घंटे में अपडेट करने पड़ता था। मतलब क्या रहता था कि जो ऑफिसर जो पोलिंग स्टेशन में बैठा है उसको जो प्रिसीडिंग ऑफिसर रहता था उसको बार बार, जो रिटायरिंग ऑफिसर रहता था इसे, तो उसको बार बार बताना पड़ता था कि इतने लोग आ गए हैं पोल में हर 2 घंटे में। और कभी डिले भी होता था इस वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और ये डिले कुछ देख सकते हो 4 से 5 घंटा, इससे ज़्यादा भी हो जाता था। पर अब जो पब्लिक जो है इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं कि कितने लोग जो है इस पोलिंग बूथ में आए हैं या तो इस जगह पे कितने लोग ने वोट दिया, ये सब चीज़ें। तो ये सारे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये आते हैं रूल 49S के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो इलेक्शन ऑफिसर है वो गिव द ऑफिशियल वोट काउंट टू द पोलिंग एजेंट यूजिंग फॉर्म 17C। तो फॉर्म 17C के अंतर्गत जो भी ऑफिसर रहते हैं वो पोलिंग एजेंट को राइट देते हैं अपना वोट करने का, और उसी के अंतर्गत जो है, उसी रूल के अंतर्गत जो है ये चीज़ें की जा रही है, ठीक है। अपना वोट उसके साथ जो पोलिंग एजेंट रहता है वो जो लोगों का वोट होता है वो भी लेते हैं। तो वो सब कुछ जो है रियल टाइम में काउंट करने के लिए ये चीज़ें की गई है। एक चीज़ देखना आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो रियल टाइम अपडेट देने वाले हैं वोटर टर्न आउट का, ये इंडिकेट है ECI नेट के द्वारा। ECI नेट मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, ठीक है, इंटरनेट टाइप समझ सकते हो, ऐसा कुछ है। तो एक तरह का सिस्टम है जिसके अंतर्गत 14 वोट इलेक्शन रिलेटेड सर्विस है। अब 40 के 40 तो याद नहीं सकते, तो कुछ याद रख लो, जैसे कि वोटर हेल्पलाइन, उसके साथ सी विजल जिसके अंतर्गत जो कंप्लेन का ये ऐप है, उसके साथ सुविधा जो पॉलिटिकल कैंडिडेट है उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो ये 3 तरह के ऐप लॉन्च किए गए हैं। और ये जो है ECI नेट के साथ जो है इंटीग्रेट है, ये जिस पर आपको ध्यान देते चलिए। कैसे जो है पूरा प्रोसेस रहने वाला उसको समझते हैं। देखिए पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन में क्या रहेंगे, पोलिंग एजेंट रहेंगे, उसके साथ जो है प्रिसीडिंग ऑफिसर जो रहता है वो भी रहता है, ठीक है। तो प्रिसीडिंग ऑफिसर क्या करता है, जब पोलिंग एजेंट जो भी वोट लेते हैं वो लोग, ठीक है, तो जो भी वोट काउंट होता है उसको जो है प्रिसीडिंग ऑफिसर जो है हर 2 घंटे में जो है ECINE को जो है देने का काम करेगा। अब मान लेते किसी वजह से जो ECI नेट जो है वो ऑफलाइन हो गया या तो नेट नहीं है, तो उस केस में वो स्टोर कर लेगा डेटा अपने पास, और जैसे ही नेट आ जाएगा वैसे ही ऑटो श्रिंक कर देगा, ठीक है। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होने वाला है। और लेकिन जब अगर नेट रहेगा ही नहीं तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा। तो इसी के लिए जब नेट आ जाएगा तब जो ऑटो श्रिंक की जाएगी। और बोला गया है कि जब पोल जब क्लोज होगा उससे पहले जो है फाइनल टर्नआउट सबमिशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है PRO जो है प्रिसीडिंग ऑफिसर जो है वो पोलिंग बूथ से जो है निकल सकते हैं। और बात करें कि इसको पहली बार अभी बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है नवंबर के महीने में, तो वहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये फुली ऑपरेशन होने से पहले बिहार के जो असेंबली इलेक्शन है इसको टेस्ट के तौर पे चलाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इन्होंने अनरिवल किया है पॉपुलेशन सेंसस 2027 का। और ये कुछ देख सकते हो कि 16 साल के गैप के बाद इंडिया में अब जाके हो रहा है, ठीक है।
तो 16 साल के गैप के बाद ये हो रहा है और 2 स्टेज में होगा। 2011 में 2 स्टेज में हुआ था और इस बार भी 2 स्टेज में होगा। पहला फेज़ 1 रहेगा, इसमें हाउसिंग लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा। अब इसके अंतर्गत हर एक बिल्डिंग के बारे में लिखा जाएगा, कितने बिल्डिंग है, उसके साथ हाउस होल्ड, उसकी फैसिलिटीज़, पानी है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ये सब चीज़ें इस सेंसस में लिखी जाएगी। दूसरी सेंसस में जिसमें पॉपुलेशन डेटा जो है लिया जाएगा, कितना जो है पॉपुलेशन है, और ये इंडिविजुअल डेटा जो है लिया जाता है हर एक पर्सन का, ये लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये पहला डिजिटल सेंसस है हमारे इंडिया का, ये डिजिटल लिए जाएंगी। इसका जो भी डेटा है वो मोबाइल ऐप या तो ऑनलाइन टूल के थ्रू जो है लिया जाएगा। इसके साथ याद रखना है कि ये पहला हमारे इंडिया में सेंसस होने वाला है जिसमें कास्ट को भी इंक्लूड किया गया है। कास्ट SC/SC को छोड़ के जितने भी कास्ट और रह गए, जैसे जनरल हो गया, OBC होगा, ये भी अब इंक्लूड रहेंगे। अब आपको ये भी दिखेगा कि OBC कितने हैं हमारे इंडिया में, जनरल कितने हैं वो भी दिखते हुए आएगा, क्योंकि पहले से ही जो है ST/SC का डेटा लिया जा रहा है। पहली बार 1931 में लिया गया था और इनका पहले से डेटा लिया आ रहा है, तो फिर ये तो इंक्लूड रहेंगे ही, बट इनके साथ जो OBC है, जनरल है, इनका भी जो है डेटा लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो है रात के 12 बजे 1 मार्च 2027 से जो है इनका जो सेंसस है वो रिलीज़ किया जाएगा। और स्नो बोर्ड एरिया, जो स्नो वाले एरियाज है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, इधर जो है आपको सेंसस का रेफरेंस डेट मिलेगा रात के 12 बजे 1 अक्टूबर 2026 को। ठीक है, और बोला जा रहा है कि फाइनल जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 से लेकर 2030 तक जो भी सेंसस है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका फाइनल डेटा भी आ जाएगा। और 2021 में होना था सेंसस, क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है। पिछली बार 2011 में हुआ था और उसके बाद जो है 2021 में होना चाहिए था, बट कोविड की वजह से 2021 में नहीं हो पाया। और अब तक जो है ये सेंसस रुका हुआ था और फाइनली जो डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने कि 2027 से जो है ये सेंसस होने वाला है। ठीक है, और सेंसस का डेट भी याद रखना, डेट का रेफरेंस याद रखना कि 1 मार्च 2027 से जो है हमारा माना जाएगा कि सेंसस कंप्लीट होने के बाद, मतलब यहाँ से जो है सेंसस लिया जाएगा कितने लोग हैं, और इसको एज अ रेफरेंस डेट की तरह रखा गया है बाय द गवर्नमेंट, इस ध्यान देना। नहीं चलते नेक्स्ट देखिए, तो सेंसस के बारे में बात करते हैं। सेंसस एक तरह से कलेक्टिंग डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज है जो कि हर 10 साल में होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और ये किया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनका काम रहता है, पूरा का पूरा जिम्मेदारी रहती है इनके ऊपर कि हमारे इंडिया में जो सेंसस है वो सही से करने का, जनगणना सही से करने का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इन्होंने डिक्लेयर किया है जो वेटलैंड्स हैं, राजस्थान के 2 वेटलैंड्स हैं, किचम आपको मिलेगा और एक मीनार, ये उदयपुर में है राजस्थान के। तो इन दोनों को जो है एज अ नया वेटलैंड जो है राजस्थान में ऐड किया है। इसके साथ ही राजस्थान के टोटल 4 वेटलैंड हो गए। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के टोटल 91 वेटलैंड हो गए। और इंडिया जो है एशिया का लार्जेस्ट वेटलैंड इन नंबर्स बन चुका है। उसके साथ ही 3rd नंबर पे आता है इन दी वर्ल्ड आफ्टर यूके और मैक्सिको के बाद। ठीक है, तो मैक्सिको और यूके के बीच में देखो बहुत ज़्यादा गैप है इंडिया का 91 पे, बट तब भी इंडिया जो है 3rd नंबर पे आती है। और एशिया में जो लार्जेस्ट जो है इंडिया के पास वेटलैंड्स हैं। ठीक है, वेटलैंड्स बहुत हेल्प करती है कार्बन सक करने में, और वेटलैंड धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ चुकी है। और इसी वजह से जो है रिकमेंडेशन जब भी मिलती है तो उसके ऊपर काम अच्छा होता है, उसको बचाया जाता है, तो फंडिंग भी मिलती है, तो इसलिए एक अच्छी बात रहती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है GI टैग के बारे में पता होगा। तो GI टैग का जो देने का काम रहता है, इस बार जो था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो चेन्नई में इन्होंने ग्रांट किया है, जो राजस्थानी ट्रेडिशनल राजस्थानी जो बीन्स है उनको सगरी को जो है एज अ GI टैग दिया गया है, और इसको एग्रीकल्चर कैटेगरी में दिया गया है। ये नॉर्मल बीन्स जैसे ही दिखता है, बट इसकी स्पेशलिटी है कि ये तो राजस्थान में उगता है, और इसको राजस्थान का जो डेजर्ट है वहाँ पे उगता है, इसकी वजह से इसको वंडर ऑफ द थार डेजर्ट भी बोला जाता है। इसका निकनेम आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बीज स्पेशल है, जिसकी वजह से इसको GI टैग दिया गया है बाय दी गवर्नमेंट। हाँ, GI टैग क्या रहता है? GI टैग कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको जानने के लिए, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दी जाती है। जैसे मान लेते हैं दार्जिलिंग का टी फेमस है, बनारस की साड़ी फेमस है, तो वो सबको GI टैग देकर रखा है क्योंकि वो उधर की स्पेशलिटीज़ है। तो वैसे ये बीन जो है राजस्थान की स्पेशलिटीज़ है, जिसकी वजह से GI टैग दिया गया है।
अगर बात करें कि आपको अगर PDF खरीदना है और मंथली बेसिस पे आप 349 पे खरीद सकते हो, हम जो भी कंटेंट है वो माइंड मैपिंग फॉर्म में ही देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना हो तो ले लेना, और PDF पहले देख लेना, उसके बाद लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीकली और मंथली प्रोवाइड करता हूँ, तो पहले देख लेना, ऐसे ही पैसे वेस्ट मत करना, और उसका लेना होगा तो ले लेना, ठीक है। नहीं चलता है। देखो, पढ़ाई करो, कैसे भी पढ़ो, यहीं से यहाँ से पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, बस एग्जाम निकालने में फोकस करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। किसी बच्चों को ऐसे पढ़ने में हेल्प होती है, और किसी बच्चे को जो है लाइन टू लाइन पढ़ने में हेल्प होती है, और जैसे ही पढ़ना है बस एग्जाम निकालो, मेरा ये कहना है। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है, यूनाइटेड नेशन नेशनल असेंबली इलेक्ट की है 5 नेशंस, और ये रिप्लेस करेंगे 5 नेशंस को, क्योंकि 5 नेशन आ रही है तो 5 नेशन जाएगी भी। और ये 5 नेशन क्या करने वाली है, ये नॉन परमानेंट मेंबर की तरह काम करेंगी 15 मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सर्व करेंगी एज अ 15 मेंबर नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। तो 15 मेंबर में ऑलरेडी कुछ मेंबर्स हैं, कुछ परमानेंट मेंबर्स भी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी के टाइम पे आपको 5 नाम याद रखने हैं, बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लटविया, और फिर लिब्रा। तो ये 5 कंट्री जो है आपको याद रखना है, और ये जो है अभी सेलेक्ट हुए हैं, और ये रिप्लेस करेंगे अल्जीरिया, गुआनिया, फिर यूनी, उसके साथ साउथ कोरिया और सोलोवेनिया। तो ये 5 जो है कंट्री ये रिप्लेस्ड होंगे, क्योंकि इनका टर्म 31 दिसंबर 2025 में ख़त्म हो रहा है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पे, ठीक है। और इनकी जगह पे ये 5 कंट्रीज आ जाएंगी 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2027 तक, ठीक है। तो 2 साल का टर्म होता है हर एक नॉन परमानेंट मेंबर्स का। और अभी के टाइम पे बात करें कि ऑलरेडी 2024 के इलेक्ट हुए डेनमार्क, ग्रीस, उसके बाद पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, तो ये सारे मिलेंगे, और इनका टर्म 2026 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनका टर्म जब चल रहा होगा उसके बीच में ही और 5 जो है इलेक्ट हो जाएंगे, जो कि इनको रिप्लेस करेंगे। तो ये ऐसा का पूरा सिस्टम चलता है इसका, ठीक है। और बात करें कुछ परमानेंट मेंबर्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और यूनाइटेड नेशन। तो ये परमानेंट मेंबर्स हैं, तो ये कभी नहीं हटते, ये ऐसे ही रहते हैं। लेकिन बात करें कि जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हर 2 साल में जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और कैनॉट बी री इलेक्ट इमीडिएटली, जैसे कि टर्म खत्म हो गया, जब पाकिस्तान का टर्म खत्म हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि वापस से पाकिस्तान ही आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो UN का सिक्योरिटी काउंसिल है, इनके द्वारा जो इनके आर्टिकल्स लिखे हैं उसके अंतर्गत जो है ये वापस से जो है इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने पूरा न्यूज़ समझा दिया, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं समझने लायक, और इतना ही पढ़ो, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इसमें से 2 अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलने वाली है, जैसे लिब्रा, और फिर कॉन्गो जो मिलने वाली है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद पहला एक जो है आपको एशिया पैसिफिक मिलने वाली है, एक जो है लैटिन अमेरिका मिलने वाली है, और एक जो है ईस्टर्न यूरोप मिलने वाली है। टोटल जो है 5 रीजन भी है, थोड़ा बहुत याद रख लेना, अगर रख पाते हो तो बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो सोलंकी, जो वाई सोलंकी है, जो लेफ्टिनेंट कमांडर है, इनको अपॉइंट किया गया है ADC के तौर पे। ADC के तौर पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो है इनको अपॉइंट किया गया, इंडिया के लिए अपॉइंट किया गया। और ये पहली फीमेल बनी है जो कि नेवी ऑफिसर है, जिनको ADC के लिए अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया था, और एज अ ADC ये एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेंगी प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट डोमेत्री के लिए जो है ये एज अ पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है, रोहित शर्मा को जो है एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है TCL क्रिकेट, TCL टेक्नोलॉजी ग्लोबल कॉर्पोरेशन है, जो कि चाइना बेस्ड है, और 2 साल इनको मेंबरशिप बोल रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और बात करें कि ये जो TCL कंपनी है मोस्टली TV भी बनाती है, स्मार्ट एप्लीकेशन बनाते हैं, इसके लिए बनाया गया है। और इसका थीम याद रखना, मास्टर द मूवमेंट जो इसका थीम मिलने वाला है। उसके बाद बात करें सुहाना खान को जो है एडिडास ओरिजिनल का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये जेनजी जो रहते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्विजिशन के बारे में बात करें तो नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट को जो है एक्वायर कर लिया गया है बाय SBI लाइफ और विद्यानी LLP, ठीक है। तो LLP का मतलब हो गया हमारा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लो, ठीक है। इसके वजह डीप नहीं आता, ठीक है, LLP क्या है, ये सब फिर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता ये सारी चीज़ें। अगर बात करें कि 4.25% जो है स्टैक खरीदा गया है, और ये
1100 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अभी 4.25 में भी जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने 1.93% खरीदा है। और बात करें कि जो विद्या नीति है, इन्होंने 2.3% जो है स्टैक खरीदा है। नेक्स्ट चलते हैं, यस बैंक को एक्वायर किया गया है जापान का जो बैंक है इसके द्वारा, और 20% में, तो 20% में एक्वायर किया गया है। और टोटल 13,483 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ठीक है, इतनी मेरी हिंदी अच्छी नहीं है कि मैं इसको 83 को बोल पाऊँ, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर डील है, बिगेस्ट क्रॉस बॉर्डर डील बोला जा रहा है इंडियन सेक्टर में, क्योंकि यस बैंक बहुत बड़ा बैंक है। और इसमें आपको मिलेगा कि SBI ने इन्वेस्ट किया, उसके 7 डिफरेंट प्राइवेट बैंक ने भी इन्वेस्ट किया। और जो 20% है, इसमें से SBI अपना 13.19% का स्टैक बेच रहा है। और इसमें आपको 8,800 करोड़ के आसपास मिलने वाला है। बाकी जो है प्राइवेट बैंक्स हैं जिनके पास 6.81% का स्टैक है, जिन्होंने अपना स्टैक यस बैंक का जो है वो बेच दिया है। जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, उसके साथ फेडरल बैंक और बंधन बैंक, इन्होंने अपना जो है स्टैक बेच दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको IDFC फर्स्ट बैंक को जो है एक्वायर कर लिया है वॉरबैक्स ने। तो वॉरबैक्स एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, इन्होंने 99.99% जो है पेड अप कैपिटल का जो है स्टैक एक्वायर कर लिया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स के ऊपर बढ़े तो स्पोर्ट्स में आपको मिलेगा, ये एक तरह का रेस्लिंग टूर्नामेंट था जो मंगोलिया में हो रहा था। ठीक है, तो इसमें जो विनर मिलेगा आपको मंगोलिया मिलने वाला, जिन्होंने 10 गोल्ड जीता था। और सेकंड नंबर पे इंडिया आई थी। और इंडिया के बारे में टोटल 31 रेसलर्स गए थे। और आपको इतने सारे गोल्ड याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 गोल्ड मिले थे, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ से आपको इतना कुछ पूछा जाएगा नहीं, तो इसको आप छोड़ते हुए चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सिंगापुर ओपन के बारे में बात करें तो इसमें चाइना की तरफ से जो वुमेन सिंगल्स है ये जीता था। और बात करें कि नेक्स्ट आपको मिलेगा कि ये जो मेन सिंगल्स जीते थे ये भी इंडिया की तरफ से नहीं थे। पर हमें जो याद रखना है कि एग्ज़ाम के लिए इंडिया की तरफ से कौन थे, तो इंडिया की तरफ से 2 पर्सन के नाम याद रखना है। एक तो सत्विक सिराज और दूसरा चिराग शेट्टी। तो ये दोनों जो है हार गए थे मेंस डबल सेमीफाइनल्स में। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेंस वाले नाम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल बोला जा रहा है 1 मिलियन जो है $US देने की बात की थी इस कंपटीशन में, जिसमें जो विनर है इसको $70,000 US देना का बात किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट F1 रेसिंग की तरफ से आ रहा है। ठीक है, देखो यार, कभी भी अगर एग्जामिनर ना जो ऐसे जो फॉरेनर जीतते हैं ना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जब फॉरेनर जीतते हैं तो वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब इंडिया कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, वहाँ से ज़्यादा चांस होता है क्वेश्चन पूछने के। तो ये याद करना है। लेकिन अगर बात करें कि ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ जो है, आपको इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो इंडिया ने अगर गोल्ड जीता हो तो ज़्यादा फोकस करते चलना, सिल्वर और ब्रॉन्ज का तो मतलब नहीं बनता, गोल्ड जीता तो फोकस करना। और बाकी भी इन्होंने जब अच्छा परफॉर्म किया हो, जैसे यहाँ पे सेमीफाइनल तक गए थे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, जो कि ऑस्कर पास्त्री जो है इन्होंने जीता है F1 रेसिंग में। ठीक है, तो ये स्पेन की तरफ से खेलते हैं और मैकलरेन का जो है ये गाड़ी चलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डिफेंस का न्यूज़, जो कि 17 नोमैडिक एक्सरसाइज जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, जो मंगोलिया में था यहाँ पे हो रहा था। और इसमें इंडिया की तरफ से बात करें तो जिसमें आंध्र प्रदेश की जो स्क्वाड थी ये गई थी। ठीक है, और 2025 में इन्होंने एक साइबर वेलफेयर एलिमेंट भी ऐड किया गया है इस एक्सरसाइज में। कुछ मीटिंग के बारे में बात करें तो अभी 81st एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा था इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का। ठीक है, तो इसके अंदर के जो ये पीटर थे ये चेयर कर रहे थे, जो कि CEO है अभी के टाइम पे इंडिगो के। ठीक है, तो इंडिगो के बारे में बात करें तो हरियाणा में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलने वाला है। और न्यू दिल्ली में ये इवेंट हो रहा था। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी कौन सी मिलेगी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कनाडा बेस है। कनाडा बेस है सर, यहाँ कनाडा सही बोला मैंने ना, कनाडा मुझे लगा, कनाडा बेस है। तो इनको जो है ऑर्गेनाइजर बनाया गया। ठीक है, तो ये मोस्टली जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है उसको जो है संभालने का काम करती है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको संभालने का काम करती है। बात करें अभी अपकमिंग जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है तो उसको चेयर करेंगे, इनका नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मलेशिया और UAE के बीच में एक को-चेयर UN हैबिटेट असेंबली की मीटिंग थी, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली है
ये मलेशिया से आते हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जो है 15 साल में जो है मलेशिया ने यूएन का लीडरशिप रोल होल्ड किया है। और यूएन में टोटल 193 मेंबर्स हैं। तो इनके इन्होंने जो है अप्रूवल दे दिया है इनको कि ये जो है यूएन हैबिटेट असेंबली को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है मलेशिया और यूएई मिलके जो है यूएन का जो हैबिटेट असेंबली है इसको संभालने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसको रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे और मैक्सिको जो है इसको सक्सीड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा हुआ डेली करंट अफेयर्स ख़त्म। और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इधर से आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। और mappingaffairs.com में भी जो है ये PDF अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो के लिए मैं इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।